विपिन, उसके स्टूडेंट्स और कालिया और मोहन को तो भूल ही नहीं सकते। ये सभी के सभी लोग अब यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो व्हाइट रॉक सिटी छोड़ चुके थे। व्हाइट रॉक सिटी से उनका जो अगला गंतव्य था वो था हान्यू राजवंश। ये राजवंश व्हाइट रॉक सिटी से कम 10,000 मील से ज्यादा दूरी के ऊपर था। ब्लैक स्किल्ड फिनिक्स ईगल के साथ में भी उन्हें कम से कम वहां तक पहुंचने में 1 दिन लगने वाला था। और इस 1 दिन के अंदर विपिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। आखिरकार वो कब ठाला बैठ सकता था। वो अपने स्टूडेंट्स को साधना मैनुअल्स और साधना टेक्निक्स यहाँ पर सिखाने लगता है। इस जगह पर कालिया ने पहले से ही उस बीस्ट को, जिस बीस्ट को विपिन ने मारकर लाया था, उसको पकड़कर यहाँ पर रेडी कर दिया था। उस बीस्ट के अंदर कई ज्यादा एनर्जी, ऊर्जा भरी हुई थी। वो ऊर्जा उन लोगों के काम आने वाली थी। पिछले कुछ टाइम के अंदर चेतन की प्रगति इतनी ज्यादा कम इसलिए थी क्योंकि उसके पास में अब तक ऐसा कुछ नहीं था जिसके साथ में वो अपनी ताकत आगे बढ़ा सके। लेकिन अब जब वो इस बीस्ट को खाता है तो उसके साथ में उसकी प्रगति यहाँ पर नंदनी और मनीषा से भी कई ज्यादा तेज थी। क्योंकि चेतन एक ऐसा बंदा था जो अपने आप को ताकतवर बनाने और अपने आप को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। क्योंकि उसे पता था कि उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसका पास्ट कैसा था, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब उसका भविष्य उसके हाथ के अंदर था। उसके हाथ में एक ऐसा मौका आया था जिसको वो छोड़ना नहीं चाह रहा था। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है। लेकिन इस चीज को देखने के बाद में मनीषा और नंदनी के मन के अंदर भी कई ज्यादा ख्याल आ चुके थे। वो लोग अब और ज्यादा तेजी से प्रगति करना शुरू कर चुके थे क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें एक प्रेरणा मिल चुकी थी कि अगर अब वो लोग यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं तो उनका ये जूनियर उनसे आगे निकल जाना था। और ये चीज विपिन के लिए अच्छी थी कि अब इनके अंदर एक कंपटीशन होने वाला है, कौन किससे ज्यादा आगे निकलने वाला है। लेकिन विपिन को एक चिंता थी कि ये कंपटीशन के अंदर अपने आप को चोट ना पहुंचा ले। लेकिन वो ये भी जानता था कि उसकी आलिंगन के अंदर रहने के बाद में ये लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे। शायद इनका केयर भी उसके पुराने स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ जाए क्योंकि वो लोग एक दूसरे का ऐसे ध्यान रखते थे। अगर कोई दूसरा उसके ऊपर एक सुई भी चुभा दे तो दूसरा तो यहाँ पर उसके भाला घुसाकर उसको खंबे की तरह खड़ा कर सकता था। इस जगह पर जहां से वो उड़ते हुए जा रहे थे वहां के आसपास की वादियां, वहां पर हवा में तैरते हुए वो पहाड़, वो नजारा, वो बहुत प्यारा था। वो जो नजारा था, ऊंची ऊंची चोटियां जो बादलों को छू रही थी, ऐसा लग रहा था कि उनका तो तल भी नहीं है। लेकिन विपिन उन सभी का कोई मजा नहीं लेता है क्योंकि विपिन को सभी जानते हैं कि विपिन कितना ज्यादा अनरोमांटिक है या फिर वो उन चीजों को फील नहीं करता है। वो यहाँ पर अभी जो अपनी ऑर्गन ईजिंग दायरा है उसके ऊपर ध्यान दे रहा था, यानी कि उसका वही दिव्य आत्मा क्षेत्र, उसके ऊपर उसको कम से कम अपनी जो 99 की हॉर्स पावर है वो उसके ऊपर सीमित हो गई थी। लेकिन अब वो जब आगे बढ़ चुका था तो अब उसे अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत पड़ गई थी। वास्तव में यार ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। कोई बंदा यहाँ पर कितनी ज्यादा मेहनत क्यों ना कर ले, अगर वो यहाँ पर जेड बोन स्टेज के ऊपर होगा तो वो अपनी ताकत आगे बढ़ा ही नहीं सकता है। अरे ये कोई मतलब थोड़ी ना होता है भाई। आखिरकार कोई बंदा ज्यादा मेहनत कर ले और उसकी ताकत बढ़ जाए तो बढ़ जाए, लेकिन नहीं, ये तो सोर्स दुनिया का एक नियम है कि अगर कोई भी इस स्टेज के ऊपर होता है तो वो 99 हॉर्स पावर से आगे बढ़ ही नहीं सकता था। वास्तव में ये बहुत ज्यादा गलत चीज थी। यहाँ पर भाग्य को रोक कर रखा गया है, उसकी डेस्टिनी उसको चेंज करने की कोशिश की गई है। यही बात सोचते हुए विपिन ने अपने माथे के ऊपर अपना हाथ फेरा। वो बड़ा परेशान था यार, क्योंकि जब भी वो अपनी नई दुनिया के अंदर यानी ये सोर्स वर्ल्ड या अपनी नई दुनिया के अंदर जाता तो उस जगह पर वो इजीली अपनी ताकत को बढ़ाकर 200 हॉर्स पावर तक कर सकता था। लेकिन इस सोर्स दुनिया के अंदर वो कितने ज्यादा कुछ ना कर ले, लेकिन फिर भी उसकी ताकत 99 हॉर्स पावर को पार नहीं कर पा रही थी। और नई दुनिया के अंदर इस ताकत का कोई यूज नहीं था। उसे अब अपनी इस जगह पर आकर अपनी ताकत को आगे पीछे करना होगा, इस बाधा को तोड़ना होगा जिसने यहाँ पर इस सोर्स दुनिया ने उसके ऊपर लगाई हुई थी। और अगर वास्तव में विपिन एक बार ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो उसके बाद में जेड बोन स्टेज का जो साधक है वो एक दिव्य आत्मा स्टेज के साधक को केवल एक ही मुक्के में उसकी अम्मी, नानी, पापा सब याद दिला सकता है। वो उसको वहीं पर ही खत्म भी कर सकता है। वो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता था। विपिन इसके बारे में सोच कर ही रहा था कि उसी बीच उसे एक आवाज सुनाई देती है।
मालिक, ऐसा लगता है कि आगे की तरफ लड़ाई हो रही है। वो कोई और नहीं मोहन था, जो उस ड्रैगन के ऊपर बैठकर आगे का सारा मुआयना कर रहा था। उसे आगे कुछ नजर आया तो इसी वजह से वो विपिन को बताने के लिए आ गया। तो वहीं विपिन भी उसकी बात सुनता है और उस जगह पर आ जाता है और दूर की ओर देखता है तो वहां पर एक स्रोत ऊर्जाओं का यहाँ पर आदान प्रदान और वहां पर आसपास में कई ज्यादा सोर्स ऊर्जाएं घूम रही थी। वो सोर्स ऊर्जा देखने से ऐसा लग रही थी जैसे कि वो एक दूसरे के साथ में टकरा रही हो। देखने से साफ साफ पता लग रहा था कि शायद यहाँ पर कोई दो समूह है जो एक दूसरे से टकरा रहे थे और लड़ाई कर रहे थे। विपिन अपनी दूरबीन जैसी आंखों को शुरू करता है और वहां पर देखने लगता है तो वो पाता है कि वहां पर एक लड़की थी और उसके पीछे 3-4 जने लगे हुए थे। उस लड़की के हाथ में एक 3-4 साल का बच्चा था। उस बच्चे को उन्होंने अपनी गोद के अंदर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कई ज्यादा समय से वो लोग भाग रहे हो। और उसी के पीछे एक व्यक्ति था जो स्वभावतः उसका शायद एक पति ही था, जो पीछे आने वाले उन सभी इंसानों को, उन सभी अटैकर्स को वहां पर रोक के रखा हुआ था। वो कोशिश कर रहा था क्योंकि वो जितने भी लोग थे ना, वो 10 से अधिक समूह के अंदर थे जिनकी हाथों के अंदर लंबी लंबी तलवारें थी। वो तलवारें कई ज्यादा शार्प थी और उन अटैक्स के साथ में उस लड़की का वो पति बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो खूनो खून हो चुका था, उसकी हर एक अंग से खून निकल रहा था। वो बड़ी मुश्किल से टिक रहा था। रुको, तुम ऐसा मत करो, ठीक है तुम इसे ले सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर ये लाल पत्ती घास देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरे पति को ऐसा कुछ मत करो। पीछे से आवाज आती है। वो औरत बहुत ज्यादा दुखी और रोते हुए अंदाज के अंदर कहती है, प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, मुझे ये नहीं चाहिए, ये तुम ले लो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वो अपने बेटे को यहाँ पर अपनी बाहों के अंदर दबाते हुए वहां उनसे कहती है, लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में ही सामने से एक ठंडी आवाज आती है, बहुत देर हो चुकी है, हम लाल पत्ती घास और तुम्हारी जान दोनों को लेंगे, तुम क्या कर लोगी। वो गिरोह का एक बंदा वहां पर कहता है। उस आवाज को सुनने के बाद में विपिन का चेहरा बिल्कुल नम हो गया था। वो बिल्कुल इमोशनलेस हो गया था। उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर इनमें से सही व्यक्ति कौन है, कौन गलत है, कौन सही है। लेकिन उसकी उस टोन को देखने के बाद में विपिन को एक बात समझ में आ गई थी, नाना बेटे, ये सामने वाला बंदा जिस तरह से बोल रहा था उस टोन से ये बहुत बड़ा हरामी होगा। इस जगह पर विपिन को ये चीज पता चल गई थी, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला था। लेकिन विपिन इस चीज के अंदर कुछ भी नहीं करने वाला था। वो उनका मामला था, उनका मैटर था, फालतू में वो उसके अंदर घुसने वाला नहीं था। इसी वजह से वो वहां से पीछे की तरफ हो जाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन जब वो वहां से जा ही रहा था कि उसी बीच, अरे बॉस यार, ये जो भी लड़की, ये महिला है ना, इसके साथ में चाहे से बच्चा हो या ना हो, लेकिन आपको पता है ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। बॉस प्लीज हमें इसके साथ में थोड़ी देर खेल लेने दीजिए ना। वो बंदा बड़े ठड़कपन के अंदर अपने बॉस से कहता है। वहां पर उसकी वो बात सुनने के साथ में ही एक दूसरा बंदा कहता है, अरे हाँ बॉस, ये देखिए यार, कितनी ज्यादा अच्छी है, इसका वो देखो, सब कुछ एक नंबर है, प्लीज प्लीज बॉस एक चांस दे दीजिए बॉस, टाइम हो गया है यहाँ पर ऐसा कुछ करे हुए, प्लीज बॉस। वहां पर वो लोग उसको कहने लगते हैं, और बॉस आप पहले जा सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, वो बंदा उससे कहता है। और बाकी लोग यहाँ पर अपनी लॉटरी के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। आखिरकार तुम लोगों को पता है अपनी जगह, तुम्हें कब क्या बोलना है, वो बॉस उसकी बात सुनने के साथ में कहता है। लेकिन उसकी बात सुनते हुए अचानक से विपिन की यहाँ पर कनपट्टी सिकुड़ जाती है, उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। वो शब्द, वो घृणित शब्द, वो कुछ ऐसे नहीं थे जिनको विपिन इग्नोर कर सकता था। वो जानता था कि अगर वो यहाँ पर इस चीज को इग्नोर कर देता है तो वो आगे जाकर अपने आप को कभी माफ नहीं करने वाला था। इतना कहने के साथ में विपिन आगे की तरफ बढ़ता है और अपने उस काले ब्लैक फिनिक्स को वहीं पर ही कहता है और उसे वहीं पर मंडराने कहने के लिए उसके बाद में विपिन वहां से जंप मार देता है। वो इस जगह पर बहुत ज्यादा
स्टाइल के अंदर नीचे की तरफ जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक हीरो हो जो नीचे जाकर किसी लड़की को बचाना चाह रहा हो। कमीनो, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग मेरी पत्नी के पास में मत जाना, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? वहीं दूसरी तरफ उस औरत का वो जो पति था वो यहाँ पर उन सभी गुंडों से चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो यहाँ पीछे हट जाता है तो उस जगह पर वो बहुत ज्यादा बुरी मुसीबत के अंदर फंस सकते थे। पतिदेव संभल कर। अपने पति की ऐसी हालत देखने के बाद में वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए वो अपनी पति की यहाँ पर हालत देखने लगती है। लेकिन अब उसे पता था कि वहां पर वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसी वजह से पीछे की तरफ वो हटने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसका पति कहता है, अनिका भागो यहाँ से, हमें हमारे बच्चे को बचाना है। तुम लाल पत्ती घास का यूज कर उसे ठीक कर सकती हो, तुम मेरे बारे में भूल जाओ। मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हमारा बच्चा हमारी एक आखिरी होप है, वही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम जाओ अनिका यहाँ से। वो जो पति था वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में अनिका कहती है, नहीं, मैं आपके बिना यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, मैं आपके साथ में यहाँ पर रहने वाली हूँ, मैं आपके साथ में जाऊंगी। तो वहीं उसका पति कहता है, तुम जाओ अनिका यहाँ से, तुम्हें पता नहीं है कितने लोग खतरनाक हैं, तुम्हें ऐसे जाना होगा, जाओ यहाँ से। लेकिन वहीं उसकी वो बात सुनने के साथ में वहीं उस गिरोह में से एक आवाज आती है, जाओ, कहाँ जाओ? अरे भाई कहाँ जाने की बात कर रहे हो तुम? आज तो हम लोग बड़े मजे करने वाले हैं। वो जो इंसान था वो अपनी जीभ को अपने होठों के ऊपर फेरता है और साफ साफ उसकी नीयत नजर आ रही थी कि वो उसकी पत्नी के साथ में कुछ गलत करना चाह रहा था। तो वहीं उसकी वो बात सुनने के साथ में ही अनिका कहती है, प्लीज हमें छोड़ दो, हम गलत थे, तुम इस घास को रख सकते हो, प्लीज हम तीनों को यहाँ पर छोड़ दो प्लीज। हाँ, हम लोग अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से बिताना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज इसको ले लीजिए और हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए।